हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु की संरचना की बात कर रहे थे, अलग अलग मॉडल पढ़ रहे थे परमाणु की संरचना को समझने के लिए। परमाणु की संरचना में क्या है? परमाणु अपने आप में है और उसके अंदर अलग अलग अवपरमाणु कण या आप जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कह रहे हैं वो पाए जा रहे हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे। अलग अलग मॉडल्स ने अलग अलग स्थिति बताई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। ओके, लास्ट में हमको एक पॉइंट मिला जहां पर हमने देखा कि रदरफोर्ड ने बताया कि न्यूक्लियस होगा, सेंटर पॉइंट होगा कोई, जहां पर पॉजिटिव पार्ट पाया जाएगा। ओके, और इसको लेकर हम लोग चल रहे हैं। ये बात सही थी कि जो आपका प्रोटॉन होता है यानी धनावेश जो होता है वो एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है। ओके, लेकिन उन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन वहां नहीं पाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर घूम रहा होगा, एक ऐसे स्थान पर घूम रहा है या एक ऐसा स्पेस जहां पर है जहां पर उसके पाए जाने की संभावना है, और इसको कक्ष कहा जाएगा यानी ऑर्बिट। तो उन्होंने ऑर्बिट बताया कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ओके, जो ऑर्बिट क्या है? आपके न्यूक्लियस के चारों ओर बनी हुई है। लेकिन बाद में वो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट स्थिति नहीं बता पाए थे, तो ये यहाँ पर वो उनकी कमी आ जाती है। फिर बोहर आए। बोहर से पहले अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें बात हुई इलेक्ट्रॉन की, रेडिएशन की बात हुई। वहां पर रेडिएशन, ईएमआर रेडिएशन को समझा। फिर हमने क्या कहा कि वो जो ईएमआर रेडिएशन है वो वेव की तरह तो है, वेव थ्योरी कहती है कि वो तरंग की भांति है, लेकिन जब प्लैंक आए तो उन्होंने क्या कहा कि वेव थ्योरी में जिस ईएमआर को वेव बताया गया उसका पार्टिकल नेचर भी होगा। ओके, तो रेडिएशन किसकी फॉर्म में मिला आपको? पार्टिकल की फॉर्म में भी मिला, जहां पर हमने फोटॉन्स के रूप में पढ़ा, और साथ ही किसके रूप में? वेव के रूप में, तरंग के रूप में भी पढ़ा। यानी दो तरह की उसकी द्वैत प्रकृति हमें देखने को मिली। ओके, उसके बाद हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी उसमें देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका कहता है कि जब कोई भी लाइट का पैकेट जिसे हम कहते हैं या बंडल जिसे कहते हैं या फोटोन कहते हैं, वो जब किसी मेटल की सरफेस पे पड़ेगा, तो चूंकि मेटल की सरफेस में क्या है? ये एक मैटर है। मेटल का मतलब मैटर, पदार्थ, और पदार्थ के अंदर क्या होंगे? अलग अलग एटम्स होंगे यानी परमाणु होंगे। उस परमाणु पे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फोटोन वहां से आएगी, लाइट जब उस मेटल की सरफेस पे पड़ेगी यानी कि उस इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगी, तो फोटोन की जो एनर्जी होगी उसका ट्रांसफर होगा, और किस में होगा? इलेक्ट्रॉन में। और इलेक्ट्रॉन को वो उतनी फ्रीक्वेंसी देगा, अगर वो लाइट उतनी फ्रीक्वेंसी की है जितनी कम से कम चाहिए किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह रहे थे यानी दहली आवृत्ति, तो वो उस फ्रीक्वेंसी के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वहां पर इजेक्ट होगा या इमिट, उत्सर्जित होगा उस सरफेस से। और जितनी एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी है, दहली आवृत्ति के ऊपर अगर फ्रीक्वेंसी है आने वाली लाइट की, तो फिर क्या होगा? वो फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी देगा आपके इलेक्ट्रॉन को, यानी बाहर निकलने के लिए। इससे आपको पॉइंट समझ में आता है कि जितना तीव्र प्रकाश पड़ेगा वहां पर उतनी ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से उत्सर्जित होंगे। ओके, इतनी चीजें वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देख ली थी। साथ ही हम बात कर रहे थे बोहर के एटॉमिक मॉडल की, जो उन्होंने हाइड्रोजन एटम के लिए दिया था। उन्होंने क्या कहा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है वहां कोई एक ऑर्बिट नहीं है, वहां अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं, ऊर्जा के अलग अलग स्तर हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ओके, और उसको किस प्रकार इलेक्ट्रॉन उनमें पाए जाएंगे वो फिर हम अलग से दूसरा एक्सपेरिमेंट पे पढ़ेंगे। लेकिन बोहर ने सिर्फ इतना ही बताया कि अलग अलग एनर्जी लेवल्स होंगे जिनमें आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। उन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन की बात की। उन्होंने कहा अगर हाइड्रोजन के उस एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो वो हाइयर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। अगर वो हाइयर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन है तो वहां से वो क्या करेगा? उतना रेडिएशन उत्सर्जित करेगा, और उत्सर्जित करने के बाद लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाएगा। इतनी सारी चीजें हमने बोहर के एक्सपेरिमेंट में देखी। बोहर ने और क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जब हम उसकी कमियों को पढ़ रहे थे तो हमने देखा बोहर यही नहीं बता पाया। उन्होंने सर्कुलर पाथ तो बताए, लेकिन ये नहीं बताया कि वो पाथ जो है वो 3 डायमेंशनली होते हैं।
जैसे आप एक बॉल को लेते हैं, बॉल की जो आउटर सरफेस है उसको आप एक ऑर्बिट मान लीजिए और उसी के परपेंडिकुलर और बड़ा कोई साइज का दूसरा बॉल रख दीजिए, तो जो उसकी सरफेस होगी उसको दूसरी ऑर्बिट मान लीजिए। तो इस तरह से ऑर्बिट ना होकर के वो ऑर्बिटल होता है। ओके, यानी एक ऐसा स्पेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, और जिसको हमने देखा था, अगर एक कक्षा इस एक्स एक्सिस पे है या एक्स प्लेन पे है आपके, तो दूसरे वाई प्लेन में हो सकती है दूसरी ऑर्बिट, और तीसरी जेड प्लेन में होगी। तो इस तरह से 3D और 3 डायमेंशनली आपका एटम का स्ट्रक्चर बनता है, जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बोहर ने बार बार किसकी बात की? हाइड्रोजन एटम की बात की, उसके स्पेक्ट्रम की बात की, हाइड्रोजन की तरह दिखने वाले आयंस की बात की, जहां पर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है और उनमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है जो कि हाइड्रोजन की तरह एटॉमिक स्ट्रक्चर देता है। सिर्फ उसकी बात की। अगर He2+ की बात वो मॉडल कर रहा है, वहीं पर अगर हम सिंपल हीलियम की बात करें तो उसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जिसमें कि सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन थे। ओके, इतनी चीजें हमने वहां पर पढ़ी। तो आपका ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं, ये सारी कमियों में आई बोहर के मॉडल की, जिनको वो समझा नहीं पाए थे। तो अभी तक हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं थी इलेक्ट्रॉन की, जबकि हमने बोहर का मॉडल भी पढ़ लिया। ओके, उसके बाद बात आती है आपके, जब आपने क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आपका क्या कह रहा था कि जो इसको हम क्लासिकल फिजिक्स से हटकर मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं, जहां पर आपके माइक्रो कंपाउंड्स हैं, माइक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी बात की जाती है। ओके, तो यहाँ दो तरह से आप उस मॉडल की बात करते हैं, एटम की बात करते हैं। पहला आपका ड्यूअल बिहेवियर होता है मैटर का, और दूसरा क्या है? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, ड्यूअल बिहेवियर थोड़ा सा हमने लास्ट सेशन में देखा था। ड्यूअल बिहेवियर क्या कहता है आपका मैटर का, कि बोहर साहब ने क्या कहा? बोहर ने कहा कि जो आपका मैटर है वो कण की भांति है। कण की बात उन्होंने की, पार्टिकल नेचर की बात की उन्होंने। लेकिन डी ब्रोगली ने क्या कहा? उन्होंने कहा जो आपका मैटर है वो कण की भांति तो है, साथ ही साथ वो एक तरंग की भांति भी है। ओके, जैसा आपने कभी देखा होगा, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट का पिक्चर लेते हैं तो उसमें एक साथ एक ही चीज की अलग अलग ब्लड इमेज दिखाई देती है, तो वहां पर वेव बन रही थी, यानी कि वो क्या हो जाएगा? वेव नेचर हो जाएगा। तो डी ब्रोगली ने कहा कि जो पदार्थ होता है वो दो तरह से बिहेव करता है, यानी द्वैत प्रकृति उसकी होती है, दो प्रकार का नेचर रखता है। एक आपका वेव नेचर है और दूसरा आपका क्या है? पार्टिकल नेचर होगा। ओके, ये चीजें हमने वहां पर देखी थी। फिर उन्होंने एक इक्वेशन बताई जिसमें उन्होंने कहा कि आपका जो वेव है, अगर वहां पर कोई मैटर अगर वेव की भांति व्यवहार कर रहा है तो वेव की कोई ना कोई लेंथ होगी, यानी वेव लेंथ उसकी हम कुछ ना कुछ कैलकुलेट करें। ओके, और वेव लेंथ को उन्होंने क्या कहा कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वेव लेंथ आपकी लैम्डा है, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/p के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ p। p यानी कि आपका मोमेंटम, वेग के। मोमेंटम क्या है? क्योंकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, मैटर की बात कर रहे हैं, मैटर में रहने वाले एटम की बात कर रहे हैं, और एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है कंटिन्यूसली। ओके, मूवमेंट हो रहा है उसमें, और जब कोई चीज मूव करती है, चलती है, उसमें मोशन दिखाई देता है, तो उसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। ओके, तो जब उसमें मोमेंटम होगा तो उसी मोमेंटम, क्योंकि वेव भी है वो, तो उसके मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो उसका मोमेंटम यानी संवेग जो होगा उसकी वेव लेंथ के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहाँ पर आपको पता है कि P इज इक्वल टू क्या होता है? mv होता है। ओके, संवेग बराबर क्या होता है? उसका द्रव्यमान इंटू उसकी वेलोसिटी। तो यहाँ पर आप लैम्डा इज इक्वल टू h/p हो जाता है, जहां h आपको पता है क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। ओके, और फिर आप इस इक्वेशन से p की वैल्यू लिख लेते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है? लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ओके, इतनी चीजें मिल गई। अब आपको क्या समझ में आता है? जो भारी वस्तुएं होंगी, मैटर तो सभी है, जितनी भी वस्तुएं आपका क्या कर रही हैं? स्थान घेर रही हैं, जिनमें क्या हो रहा है? आपका द्रव्यमान है, तो वो सारी मैटर पदार्थ है, उनमें सब में एटम होंगे, सब में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सब में अपना अपना वेव नेचर होगा, तो वेव लेंथ सबकी बनेगी।
तो वो वेवलेंथ वहां पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो किसकी बात करता है, मास की बात करता है। यानी जिस वस्तु का मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, और जिसका मास कम होगा उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ओके, तो इतनी चीजें हमें किसने बताई, ड्यूअल बिहेवियर नेचर से पता चलता है, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, डी ब्रोगली के द्वारा 1924 में दिया गया था। ओके, फिर m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, उस पार्टिकल की बात कर रहे हैं जिसका मास है, और v उसकी क्या है, वेलोसिटी है, एंड t इट्स मोमेंटम, t क्या है उसका, संवेग हो जाएगा। ओके, डी ब्रोगलीज प्रेडिक्शन वॉज कन्फर्म्ड एक्सपेरिमेंटली व्हेन इट वॉज फाउंड दैट एन इलेक्ट्रॉन बीम अंडरगो डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन बीम क्या कर रही है, डिफ्रैक्शन में जा रही है। फेनोमेना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, वहां पर क्या देखने को मिलता है, वेव नेचर देखने को मिलता है। दिस फैक्ट हैज बीन पुट टू यूज इन मेकिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फिर देखने को मिलता है। ठीक है, सेकेंड आपका है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपका क्या कहता है, अभी श्रोडिंगर ने तरंग की बात की, इलेक्ट्रॉन की बात की, उन्होंने कहा वेव इक्वेशन देंगे, हम समीकरण देंगे। ठीक है, ये पढ़ेंगे, साथ साथ चल रहे थे सारे एक्सपेरिमेंट। फिर हाइजेनबर्ग आते हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगा रहे हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन जिसका क्या है, ड्यूअल नेचर बता रहे हैं मैटर का, उसी का वो इलेक्ट्रॉन होगा। उस इलेक्ट्रॉन की किस चीज का पता लगाना है, उस स्थिति का पता लगाना है कि भाई वो इलेक्ट्रॉन है कहाँ। ओके, तो हाइजेनबर्ग ने कहा ऐसा हो सकता है कि कोई वस्तु जो घूम रही है, इलेक्ट्रॉन को वस्तु मान लीजिए, वो घूम रही है, और घूमती हुई वस्तु का एक ही पॉइंट पर हमें उसकी स्थिति यानी पोजीशन, और साथ साथ उसकी वेलोसिटी यानी वेग का पता लगाना है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन, माना कि मैं इलेक्ट्रॉन हूं और मैं चल रही हूं, ठीक है, मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना, मूव कर रही हूं मैं। अब ये हो सकता है सेम डायरेक्शन हो, कि मैं नॉर्थ टू ईस्ट जा रही हूं, ऐसा हो सकता है, ईस्ट टू वेस्ट जा रही हूं, ऐसा हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में मैं जा रही हूं। जब मैं एक डायरेक्शन में जा रही हूं तब तो डायरेक्शन आपकी, आप बता रहे हो कि डायरेक्शन ये, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्शन चेंज कर रही हूं मैं, रास्ता क्या हो सकता है, ए से बी पर जाने के लिए इस तरह का रास्ता हो सकता है। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पर मेरा वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज का मतलब ही वेलोसिटी है, और क्योंकि मेरी जो डिस्टेंस है वो भी चेंज हो रही होगी, जिस प्रकार से स्पीड चेंज हो रही, तो वेलोसिटी पे भी फर्क पड़ेगा आपके। ठीक है, साथ में क्या बोल रहे हैं, चूंकि अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, मुझे बताना है कि मेरी पोजीशन क्या है, तो पोजीशन कैसे बताएंगे, जब मैं चल रही हूँ, मैं तो मोशन में हूं ना, मैं गति में हूं, मेरी कोई ना कोई स्पीड है। तो आप, अगर मैं इस पॉइंट पर खड़ी हूं, रुकी हुई हूं, तब आप कह सकते हो कि हाँ, इस वस्तु का जो पोजीशन है वो ए पर है, इस पॉइंट पर है। लेकिन अगर वहीं पर, उसी पॉइंट पर हम वेलोसिटी की बात करेंगे, क्योंकि पोजीशन की बात हो रही है कि मैं ए पर रुकी हुई हूं, तो वेलोसिटी वहां पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पर तो मैं रेस्ट में हूं ना। तो आप अनिश्चितता देख रहे हैं, वहां पर अनसर्टेनिटी देख रहे हैं, किसमें, मेरी पोजीशन में, मुझे यानी इलेक्ट्रॉन को आप कोरिलेट करिए मेरी पोजीशन में, और उसके साथ साथ मेरी वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है, अगर वो मूव कर रहा है, उसका कोई ना कोई पाथ है, इस पाथ पे कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन की हमने क्या देखनी है, पोजीशन देखनी है, साथ साथ वेलोसिटी देखनी है। वेलोसिटी आप सर्टेन कर सकते हो कि आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, लेकिन जब भी पोजीशन की बात आएगी तो पोजीशन तब तक आपकी चेंज हुई होगी। यहाँ पर अगर मैं चल रही हूँ, वेलोसिटी देख रहे हो, आपकी वेलोसिटी कितनी है, लेकिन हर एक पॉइंट पर पोजीशन तो मेरी चेंज हो रही है स्थिति। अभी मैं ए पॉइंट पर थी, जब वेलोसिटी की बात होगी, वेलोसिटी का मतलब मेरे में मोशन है, तब तक मैं बी सी डी इस तरह से अलग पॉइंट्स पर, अलग स्थिति में, अलग अलग पोजीशन पर पहुंच चुकी हूँ। समझ गए?
तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की बात अगर हो रही है तो उसका एक ही पॉइंट पर आप उसकी स्थिति और उसकी वेलोसिटी दोनों को बता नहीं सकते, उनकी अनिश्चितता होगी उनको बताने समझाने में। तो उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन की बात कीजिए, यानी उसका जो पोजीशन होगा और साथ साथ उसका क्या होगा, वेग जो होगा, उसको आप क्या नहीं कर पाओगे, एक ही पोजीशन पर बताना अनिश्चित होगा। ओके, तो वर्नर हाइजेनबर्ग, अ जर्मन फिजिसिस्ट, इन 1927 स्टेटेड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उन्होंने क्या दिया, अनिश्चितता का सिद्धांत दिया, विच इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, जो किसका कॉन्सिक्वेंस था, जब ड्यूअल बिहेवियर आ गया था मैटर का, कि इसमें दो प्रकार के नेचर होंगे, यानी कि वेव तरंग की भांति भी कार्य कर रहा है और पार्टिकल की भांति भी इसकी प्रकृति होगी, मैटर एंड रेडिएशन, और साथ में किसकी, रेडिएशन में भी हमने यही देखा, उसकी वेव थ्योरी भी पढ़ी और फिर हमने क्वांटा के रूप में भी उसको समझा। इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास तो फिक्स ही रहेगा, अगर हम इलेक्ट्रॉन को लेकर चल रहे हैं तो उसका मास फिक्स है, या किसी मैटर को लेकर चल रहे हैं, लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता पाते। ओके, मैथमेटिकली इट कैन बी गिवन एज एन इक्वेशन दैट, जो आप, क्योंकि एग्जैक्ट तो आप पोजीशन नहीं बता पा रहे हो, लेकिन आपको पोजीशन में एरर पता है, which is डेल्टा एक्स। ओके, और आपको क्या पता है, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में क्या पता है आपको, कि जो आपकी वेलोसिटी है डेल्टा वी, एरर पता है आपको डेल्टा वी, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, मोमेंटम की बात कर रहे हैं, दैट इज पी। तो उसमें कितना एरर आएगा, वो आएगा डेल्टा पी। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। वेयर डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, जहां डेल्टा एक्स आपका क्या है, अनसर्टेनिटी है प्रिंसिपल पोजीशन में, एंड डेल्टा पी एक्स और वी एक्स इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। वी एक्स आपका कहां से आएगा, जहां हम क्या कहते हैं, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। ये कहते हैं संवेग बराबर क्या होता है, उस पार्टिकल का जब हम मोमेंटम देख रहे हैं तो उसका जितना मास होगा उसको वेलोसिटी से अगर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका संवेग हमें प्राप्त हो जाएगा। जब हम एक्स पोजीशन पर देख रहे हैं तो हम क्या लेंगे, टी एक्स लेंगे इज इक्वल टू एम इंटू वी एक्स, और हम डेल्टा की बात कर रहे हैं तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी एक्स। ओके, तो डेल्टा पी एक्स की जगह या डेल्टा पी की जगह एम इंटू डेल्टा वी लिख दीजिए इस वाली इक्वेशन में, तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी एक्स इज लेस देन और ग्रेटर देन, इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन 4। ये आ गई आपकी इक्वेशन। ये इक्वेशन आ गई आपकी h अपॉन 4 अब चूंकि आपको पता है कि m तो मास तो फिक्स है, चाहे वो घूम रहा है, जब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है या मैटर की बात हो रही है, जब वो घूम रहा है तो उसका मास यानी कि द्रव्यमान कम नहीं होगा। ओके, अब कुछ चीजें अलग हैं कि जैसे इंसान है, इंसान अगर दौड़ेगा घूमेगा तो उसका वजन कम हो जाएगा, द्रव्यमान कम हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, अगर वो घूम रहा है तो उसका मास कम नहीं होगा, तो डेल्टा एम नहीं आएगा, एम आएगा, एम कांस्टेंट रहेगा। तो एम यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, चेंज क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी में जितना आपका क्या आया है, डिफरेंस आया है या अनसर्टेनिटी जिसे हम कह रहे हैं, अनिश्चितता, वो डेल्टा वी एक्स हो गई। ओके, तो इस इक्वेशन में अगर हम m को उस साइड ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई इंटू एम। ये इक्वेशन हो जाती है। Where delta Vx is the uncertainty in momentum और velocity। मोमेंटम यानी px, डेल्टा px जिसे हम कह रहे हैं, और वेलोसिटी के लिए क्या है, vx आ गया।
of the particle if the position of the electron is known with high degree of accuracy, delta x is small. अगर आप बता सकते हैं exactly, मतलब accurately थोड़ा, कि आपकी x यानी कि पोजीशन क्या है उस इलेक्ट्रॉन की, तो तब उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है. देन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन, डेल्टा वी एक्स इज लार्ज. ओके, और आपका वेलोसिटी क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. तो इतना आपको समझ में आ गया होगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, कि आप अनसर्टेन है पोजीशन के लिए और उसकी वेलोसिटी. ओके, अनिश्चितता, हाइजेनबर्ग ने यही कहा कि अनिश्चित है, एक ही पार में आप एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता सकते किसी इलेक्ट्रॉन. ओके, तो ये प्रिंसिपल बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी थी कि आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूमने के कारण उसका मास कम नहीं हो रहा है, साथ में आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन या आप उसका एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता पा रहे हैं, जो कि अनसर्टेन है बता. ओके, तो इस वजह से, लेकिन हमने एरर हमें पता चली है, ठीक है, और उस एरर की वजह से आप उम्मीद करते हैं या आप क्या करते हैं, सपोज करके आप बता सकते हैं कि हाँ नेक्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये हो सकती है. ओके, तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ से, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, महत्व क्या क्या है, कहाँ कहाँ आप इसको देखते हैं. ओके, तो जल्दी से नोट करेंगे इसे. चलिए अब क्या पढ़ते हैं, अब हम रीजन देखते हैं कि अगर इतनी सारी चीजें बोहर्स के मॉडल में आ गई थी, इसके बाद हमने द्वैत प्रकृति पढ़ ली, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत पढ़ लिया, तो बोहर का मॉडल फेल क्यों होता है. ठीक है, तो बोहर का मॉडल जो आपका फेल होता है, जिसकी हमने लिमिटेशंस देखी थी, वही हम लगभग यहाँ पर पढ़ते हैं कि इस वजह से वो फेल हो गया, क्या क्या चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया. द वेव कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसिडर्ड इन बोहर मॉडल. बोहर मॉडल ने किसकी बात की, पार्टिकल नेचर की बात की. इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की भांति होगा, एक कण की भांति होगा, वो उन्होंने, यानी पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर एक कण चक्कर लगा रहा है, ये उन्होंने बोला. जबकि जब मैटर की द्वैत प्रकृति की बात होती है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन को एक वेव की भांति भी बताया गया कि कण के साथ साथ वो एक तरंग की भांति भी व्यवहार कर रहा है, जो तरंग क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन के रूप में चक्कर लगाएगी नाभिक के चारों. ओके, further an orbit is a clearly defined path, and this path can completely be defined only if both the position and the velocity of the electron are known exactly at the same time. उन्होंने क्या बोला, वो exactly define कर रहे थे पोजीशन को, वेलोसिटी को, और बता रहे थे एग्जैक्ट टाइम पर. ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आपने देख ही लिया कि एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी तो आप बता ही नहीं सकते इलेक्ट्रॉन की किसी पर्टिकुलर टाइम पर, या किसी, अगर आपने पर्टिकुलर कोई टाइम लिया है, यानी कि आप एक पॉइंट पर आप कह रहे हैं कि बस यहाँ पर हमको इस समय पर हमें उसकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखनी है कि वो है कहाँ पर, और साथ साथ उसका वेग देखना है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है. ओके, Bohr model of the hydrogen atom therefore not only ignores dual behavior of matter but also contradicts Heisenberg uncertainty principle. तो इन दोनों पॉइंट से क्या समझ आता है कि चूंकि अभी ड्यूअल नेचर पता चल गया है इलेक्ट्रॉन का, तो बोहर ने तो वो समझाया ही नहीं, तो वो उसके साथ कॉन्ट्राडिक्शन में जाते हैं. ठीक है, कि बोहर इस चीज को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए, तो वहां पर उनकी क्या हो गई, फेल होने का यही रीजन था कि ड्यूअल नेचर जो था वो बता नहीं पाए, और दूसरा उन्होंने एग्जैक्ट पोजीशनिंग की बात की, जिसे हाइजेनबर्ग के हम सिद्धांत में हम क्या देखते हैं कि ये तो अनिश्चित है बता पाना कि दोनों की एग्जैक्ट पोजीशन भी और वेलोसिटी. ओके, इन व्यू ऑफ दीज इनहेरेंट वीकनेस in the Bohr model, there was no point in extending Bohr model to other atoms.
ठीक है। तो चूंकि हमने क्या कहा था उसकी कमी के में कि जो आपका हाइड्रोजन एटम है उसी के लिए बोहर ने अपना मॉडल दिया, तो जब इतनी वीकनेस कमजोरियां उसमें आ गई, यहाँ कमियां हमें पता चल गई, तो अब आगे उसको एक्सटेंड करने की या बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो फेल हो गया था। तो और एटम्स के लिए हमें बोहर का मॉडल देखने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ी, तो उसको वहीं पर रोक दिया गया। ओके। In fact, an insight into the structure of the atom was needed, which could account for wave particles, duality of matter, and be consistent with Heisenberg uncertainty principle. This came with the advent of quantum mechanics. ओके तो इस तरह से अलग अलग जब हम चीजें पढ़ रहे हैं, अलग अलग लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं उसकी, तो फिर जरूरत थी क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू मॉडल को या एटम के बारे में समझने की। ओके तो इतना आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था, और ये क्या कह रहा था कि हम संवेग की बात कर रहे हैं, उस संवेग को नहीं बता पाएंगे, और किसकी बात कर रहे हैं, पोजीशन यानी स्थिति की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो उसको एग्जैक्ट टाइम पर बता पाना अनिश्चित है। ओके तो उसको नहीं बताया जा सकता है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी सेम टाइम पर। अगर आप क्या करेंगे, अगर आप पोजीशन एग्जैक्ट बता पा रहे हैं तो उस टाइम पर आप वेलोसिटी एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। जब आप वेलोसिटी एग्जैक्ट बता रहे हैं, सर्टेन कह रहे हैं, तो उस टाइम पर आप क्या कहेंगे कि उसकी जो पोजीशन है वो अनसर्टेन है। इसीलिए हमने एरर की बात की यहाँ पर कि अनसर्टेनिटी क्या होगी। तो डेल्टा एक्स जो आपकी है वो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, और जब आप डेल्टा पी कह रहे थे तो वो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, और उसी मोमेंटम में आपका वेलोसिटी आता है, तो आप क्या कहते हैं कि ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है। ओके वेग वहां पर क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा, और जिस वेग के कारण फिर आप क्या कहेंगे कि चूंकि मास तो चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन मूव करने से, घूमने से, दौड़ने से, चक्कर लगाने से उसका द्रव्यमान यानी वजन कम नहीं होगा। तो m आपका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन v क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा, अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या कहते हैं, डेल्टा px जो कि एरर है संवेग में इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा vx यानी जो कि अनसर्टेनिटी है आपकी वेलोसिटी। ओके इतनी चीजों से फिर हम क्या बताते हैं यहाँ कि अगर हम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी को देखते हैं, दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ये क्या होता है, इज इक्वल टू और ग्रेटर देन होता है किसके, h/4πm के। अब मास आपने इस साइड ले लिया। ओके तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने बोहर के फेल होने के रीजंस देखे, जल्दी से इन्हें नोट करेंगे, फिर हम और अच्छे से समझेंगे इसको। ओके तो इस प्रकार आज के सेशन में हमने हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा, जो आपको समझ में आ गया होगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें एरर पता चल गई है, अनसर्टेनिटी पता चल गई है, उसके हिसाब से हम थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं आगे के लिए कि आगे उसकी जो दिशा होगी वो क्या होने वाली है, या स्थिति क्या होने वाली घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की। एक और पॉइंट आता है कि जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है यहाँ पर, तो उसके बाद उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। ऑब्वियसली कोई वस्तु मूव कर रही है अपनी ही वेलोसिटी से, अचानक से कोई चीज टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ओके इतनी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी, होपफुली ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इन चीजों में हम और क्या देखते हैं, हाइजेनबर्ग ने और क्या कहा कि जैसे हम कह रहे हैं कि अगर फोटोन आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन से टकराया, और टकराने के बाद आपका क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेग उसका चेंज हो जाएगा, तो उसके बारे में बात नहीं हुई। ओके क्योंकि वहां पर पोजीशन चेंज हो रही है और साथ में उसके क्या चेंज हो रहा है, आपके वेग भी चेंज हो रहा है। इसको समझिए, जब हम मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इस पथ पर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ओके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, जब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो पोजीशन तो यही है इसकी, लेकिन वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन इधर को है, अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो डायरेक्शन इधर को है।
इस पॉइंट में बात करेंगे डायरेक्शन इधर को है, तो हर एक पॉइंट में डायरेक्शन चेंज हो रही है उसकी। डायरेक्शन का मतलब वेलोसिटी, ओके, क्योंकि जब हम वेग की बात करते हैं तो वो स्पीड यानी चाल के साथ साथ आपको दिशा भी बताती है, तो दिशा परिवर्तित हो रही है मतलब वेग है उसमें, ओके। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखेंगे, किसी एक एंगल पर अगर आप देखेंगे तो पोजीशन के साथ साथ आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और फिर आप क्या कहते हैं कि सर्टेन नहीं है कि हम किसी एग्जैक्ट टाइम पर उसका वेग भी कैलकुलेट कर लें और उसकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लें, ओके। ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, यही आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको बताता है, ओके। तो होपफुली आज के सेशन में आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। बोहर इन दोनों मॉडल्स के आने के बाद, किस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आपका बोहर का मॉडल के से जब हमने बोहर का मॉडल पढ़ा, उसके बाद हमने क्या कहा कि द्वैत प्रकृति आई डी ब्रोगली की, और साथ में क्या आया, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत आया एटम के लिए और इलेक्ट्रॉन के लिए। जब ये दो चीजें आ गई तो इन दोनों चीजों की बात बोहर के मॉडल में नहीं हुई थी, उसमें सिर्फ किसकी बात हुई थी, पार्टिकल नेचर की बात हुई थी, और साथ में उन्होंने बोला कि एग्जैक्ट टाइम पर आप बता दोगे पोजीशन भी, और इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना होगा, मोमेंटम कितना होगा, वो भी आप बता देंगे। जबकि जब ये दोनों मॉडल आए, डी ब्रोगली का और हाइजेनबर्ग का, तो इसमें उस चीज का खंडन था, यानी उन्होंने कहा कि ड्यूअल नेचर होगा इलेक्ट्रॉन का, वेव भी है कण भी है। हाइजेनबर्ग ने बोला एग्जैक्ट टाइम पर नहीं बता पाएंगे, अनसर्टेन है बताना, पोजीशन भी और आपका मोमेंटम भी, ओके। तो फिर आपका बोहर का मॉडल वहां पर फेल हो जाता है, और इसी वजह से बोहर के मॉडल को फिर आगे बढ़ाने का या उसको एक्सटेंड करने का कोई और फिर जरूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी उसको और सारे एटम्स के लिए देखने की, ओके। फिर अब हम किसको पढ़ेंगे, हम क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू ही आगे पढ़ेंगे एटम के बारे में, ओके। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप आने वाले सेशन में पूछ लेंगे, ओके। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।